हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज मैथ पेडागोजी सेक्शन का हम क्वेश्चन हल करेंगे। प्रीवियस ईयर का 2023 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर हम 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममितिया की संख्याएं बराबर नहीं होती। मतलब रैखिक और घूर्णन दोनों आकृति बराबर नहीं होती, ठीक ना। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज की जो होती है ये बराबर नहीं होती है, ठीक ना, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। गणित में आकलन को पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ में, सीखने में रह गई कमियों को पहचानने में। बी है, गणित की आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन में। सी है, अधिगमकर्ताओं की प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। और डी है, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट के प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने में। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि गणित में आकलन को केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस पर तो होना चाहिए, पहचानेंगे ना उसको कि क्या उसमें कमी है। और ये उपचार भी करने वाले में हो जाएगा, ठीक ना, और ये प्रतिपुष्टि को भी जानना हो जाएगा। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर डी, इसको नहीं केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 है, निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना। बी है, संख्या बोध का विकास करना। सी है, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों की अच्छी समझ। और डी है, गणना के कौशल का विकास करना। तो देखिए, कह रहा है कि बुनियादी संख्या ज्ञान की अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, ठीक ना। तो शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक ना। शीघ्रता से करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। बी है, संख्या बोध का विकास करना, ठीक बात है। सी है, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधि जो आ गया तो ये नकारात्मक होता है, कलन विधि नहीं होता है, ठीक ना। और डी है, गणना के कौशल का विकास करना। एक गणना नहीं, मतलब बोध होना चाहिए। संख्या का जब बोध होगा तभी तो विकास होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्या बोध का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ये है प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थियों जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हुए करते हैं, वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होने चाहिए। बी कह रहा है, इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण टॉपिक सम्मिलित होने चाहिए जिनका उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। सी है, पाठ्यचर्या को बीजगणितीय संकेतों का और समस्या समाधान में उनके उपयोग का परिचय देना चाहिए। और डी है, पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को प्रमेय को सिद्ध करने की विभिन्न विधियों का उपयोग करने के अवसर देना चाहिए। तो देखिए, ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सबसे बढ़िया है, ठीक ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, अवधारणाओं को समझ बनाते हुए शिक्षार्थियों को प्रगति मूर्त से अमूर्त, ध्यान दीजिए, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक बात है।
अमूर्त से मूर्त नहीं है, मूर्त से अमूर्त है, इसका मतलब है सही बात कर रहा है, मतलब देखी हुई चीज से अमूर्त में जाना, ठीक ना, बिना देखी हुई चीज में जाना, वह इससे सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 5 है, शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थियों से 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा, तो निम्नलिखित में से कौन सी गलती को सुधारने की सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बच्चे को बीच में से शून्य मिटाने के लिए कहना। नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा, मिटाने वाली बात नहीं होगी, तो उसको अवधारणा समझ में कैसे आएगी। दूसरा है, उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 4 और 5 लिखने के लिए कहना, ये भी गलत। सी है, बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंक की संख्याएं कैसे लिखी जाती, ये बात सही है, ठीक ना, क्योंकि बंडल बना करके हम बता सकते हैं बच्चों को करके सीखना, ठीक ना, ये सबसे बेहतर होता है। और ऑप्शन नंबर डी, ये तो गलत हो गया, ठीक ना, स्वयं उत्तर ज्ञात करने के लिए करना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए, पहले क्या आना चाहिए फिर बाद में क्या आना चाहिए, इसका ऑप्शन अभी हो जाएगा, हम बता रहे हैं, पहले देखते हैं कौन कौन ऑन होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 है, दिए गए आयत को रबर, इरेजर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी से इन्हें गिनने के लिए कहना, ठीक। दूसरा है, आयत को भुजाओं को मापना और लंबाई और चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसके क्षेत्रफल की गणना करना, ठीक। और तीसरा है, आयत के फलक को वर्गाकार टाइल्स जिसकी भुजा 1 सेमी हो से ढकना तथा टाइलों की संख्या गिनना। तो पहला नंबर देखेंगे कौन आएगा, क्रम में पूछ रहा है ना, तो दिए ऑप्शन नंबर 1 है, दिए गए इस तीनों ऑप्शन में खोजेंगे पहले नंबर पर क्या करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, दिए गए आयत को रबड़ या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी को इन्हें गिनने के लिए कहना, ये बात सही है, पहले नंबर पे यही आ जाएगा, ठीक ना, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा है, आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई चौड़ाई गुणन के द्वारा क्षेत्रफल की गणना करना, ये तो नहीं, दूसरा नंबर पे ये अब इसमें देखते हैं दोनों में से कौन आएगा। आयत के फलक को वर्गाकार टाइल जिसकी भुजा 1 सेमी हो से ढकना और तथा टाइलों की संख्या गिनना, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये बात सही है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक ना। और तीसरे नंबर पर तब ये आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में, एक आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 3 2, 1 3 2 कहाँ है इसमें, देखते हैं, अभी क्वेश्चन हम ला रहे हैं उसको, कूट है 1 3 2 था ना, तो इसका जो सही जवाब क्या, 1 3 2 है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 3 2 बी वाला, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। कक्षा में एक गतिविधि या कार्य करते समय बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के एक परास को निम्नलिखित अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती है वह किसका उदाहरण है। कह रहा है कक्षा में जो गतिविधियाँ जो कार्य कर रहे हैं बच्चे, उसको दर्शाने के लिए व्यवहारों के एक परास मतलब एक रेंज के, ठीक ना, रेंज की बात कर रहा है, जो अभिलेखित है, जो मतलब लिखा हुआ है, करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए संक्षिप्त में क्या बताया जाएगा। जब अवलोकन मतलब उसके बच्चों को जानेंगे कि इसका क्या है, ठीक ना, उसको हम किस में लिखेंगे, अवलोकन करके कहाँ लिखेंगे, तो उसको जो हम लिखेंगे अभिलेख रिकॉर्ड में लिखेंगे, ठीक ना। उपाख्यानात्मक
अभिलेख रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 है, गणितीय अवधारणा को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग डॉट 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 की ओर बढ़ने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, जटिल से अवधारणा, सरल अवधारणा, और जटिल से नहीं सरल से जाएंगे। ठीक ना, तो ये गलत हो गया। मूर्त से अमूर्त, ठीक है। औपचारिक से अनौपचारिक, कलन विधि, कलन विधि आ गया तो गलत। अमूर्त से मूर्त, ये भी गलत। ठीक ना, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाएंगे। ठीक ना, ये मूर्त से अमूर्त की ओर जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 है, गणित में समस्या समाधान की युक्तियों से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्ज्ञान और प्रयोग। बी है, कंठस्थ करना और प्रतिक्रियात्मक प्रवाह। और सी है, अवलोकन और प्रयोग। और डी है, तर्कड़ा विवेचन और पैटर्न बनाना। कह रहा है गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में कौन है इसमें, जिससे समस्या का समाधान हो सके। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, विवेचन करते हैं। ठीक ना, तर्क करते हैं, उसके बाद पैटर्न के हिसाब से उसको हल करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। 10 है, प्राथमिक स्कूल स्तर पर लघुत्तम समापवर्तक ल के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जा सकता है। मतलब नहीं भाई, अप्रत्यक्ष रूप से, ये प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। ठीक ना, तो ये गलत हो गया। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया बिना देखे हुए क्रियाकलाप कैसे करा देंगे, नहीं करा पाएंगे ना परिचय, जब तक उसको दिखाएंगे नहीं तब। ठीक ना, बी वाला है, इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं, ल सब प्राथमिक कक्षा में है, कक्षा 5 में। सी है, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां पर बच्चे इस अवधारणा का अप्रत्यक्ष रूप आ गया, यहाँ भी गलत। डी है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का प्रयोग करते हुए इनका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। ये बात सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 है, जब एक बच्चे को 5 × 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया, उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। 5 × 28, ठीक ना, इसको सही करते हैं हम। तो देखिए कराए वो कैसे किया, 5 × 28 किया, फिर किया 28 × 5, मतलब 5 × 28 फिर 28 × 5, फिर किया कोष्टक में 14 × 2 × 5, ठीक, बराबर, फिर 14 × कोष्टक में 2 × 5 बराबर, फिर किया 14 × 10 बराबर 140 में प्रयुक्त किया। मतलब देखिए कई विधि से लगाया, कई तरीके से। इसका तरीका 1 2 3 4 5 तरीके से इसको किया है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम भी है, सही बात है। ठीक ना, दूसरा है बंटन नियम। बंटन नियम वितरण नियम नहीं है, बंटन नियम नहीं है। ठीक ना, ठीक। तीसरा है साहचर्य नियम, सही विकल्प का चयन, ये साहचर्य नियम हो जाएगा। यहाँ सही जो विकल्प है ना, इसको काटिए, ठीक, तो ये साहचर्य नियम, तो ये इससे भी किया। तो 1 और 3, 1 और 3 कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 है, 1 और 3। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधित समझ का विकास करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रस्तुत करना। बी है कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को
दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, और सी है मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी को मापना, और डी है ज्यामितीय आकृतियों के नामों का प्रत्यास्मरण करना। ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने कमरों का मानचित्र बनाना। ठीक ना। आकार बनाएंगे, उसके आकार के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे दर्शाएंगे और उसके हिसाब से अपने चित्र को बनाएंगे। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एक अंकी संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुएं जैसे टोकनों, पेंसिलों, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकी संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का यह प्रकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है दृश्यमापिता आइकोनिक, बी है मूर्त, देखिए उल्टा हो गया कोई बात नहीं उससे, सी है अभिप्रदर्शन इनएक्टिव, और डी है सांकेतिक। तो देखिए क्या दर्शा रहा है, अभी कह रहा है कि पेंसिल रबड़ मतलब मूर्त वस्तु है, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गया, इसका प्रयोग करके वो क्या कर रहा है, एक अंक की संख्या को जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा ए एक्टिव, अनएक्टिव हो जाएगा। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी प्रदर्शन कर रहा है। ठीक। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। एक बच्चा अपने आसपास के विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। यह बच्चा वैन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार। ठीक ना। तो देखिए आकृति को देखकर बता रहा है ना, समोसा त्रिभुज जैसे होता है, आकृति को देखकर बता दिया कि पहले क्या किया, वह समोसा देखा, समोसा को देख करके वो बताया कि ये त्रिभुज के आकार का ये समोसा है। तो इसका मतलब ये दृश्यकरण कर रहा है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। व्यकलन की एक समस्या 63-29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है, मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 - 30 में परिवर्तित कर दिया, मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर 63 और 29 जो है ना, यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह है, लगा देते हैं। ठीक ना। अब सही हो गया। 63 - 29 को हल करने के एक बच्चा को कहता है, मैंने वो एक बच्चा क्या करा, मैं 29 को 30 कर दिया और 63 को 64 में बदल दिया, फिर मैंने समस्या को हल किया तो उत्तर कितना आया, 34 आया। इस बच्चे के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए बच्चा तो सही किया है, ये तो बात है, क्योंकि 63 को 34 कर दिया, 64 कर दिया, और क्या किया, 29 को 30 कर दिया, एक बढ़ा दिया उसका भी एक उसका भी, तो फिर वही गैप आ जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह बच्चा नहीं जानता कि 63 - 29 को कैसे हल करना है। ऐसी बात नहीं, वो बच्चा जान रहा है तभी तो कर रहा है ना, एक एक में दोनों बढ़ा रहा है। दूसरा है, बच्चा योग के व्याकरण को लेकर असमंजस की दुविधा में पड़ गया, ये भी गलत हो गया। ठीक ना। तीसरा है, बच्चे को व्याकरण की अवधारणा समझ है और अंत वह एक वैकल्पिक युक्ति का उपयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। इसको और छोटा करना पड़ेगा क्या, ठीक है कर दिए। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन है ये पेडागोजी का, मैथ में। गणित की कक्षा में एक बच्चा उत्तर देता है कि 7 × 0 = 7 और 0 × 7 = 7। तो उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है
फ़ोन आ गया था। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा में बच्चा में असावधान, ठीक ना। देखिए पेपर फ़ोन आ गया ना, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। बच्चा में असावधान है, बच्चा क्या है, बच्चा कक्षा में असावधान है, ठीक ना। कहाँ दिमाग चल गया है, बहुत टेंशन में हो गया, कुछ बात आ गई, ठीक ना। और देखिए ध्यान नहीं दे रहा। दूसरा है उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 × 1 = 7 से आरंभ होते हैं, ठीक ना। और सी है सही परिकलन हेतु उसको और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। और डी है वह गलत रूप से योग के गुणों को गुणन की समस्याओं से विस्तार कर रहा है, ठीक ना। ये गलत है, ऑप्शन नंबर यही गलत कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक, नमस्कार, बाय बाय।